नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सास बहू के बीच महाभारत की तस्वीर। अक्सर आपने सास बहू के बीच तू तू मैं होती देखी होंगी, लेकिन सास बहू की वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां एक कलयुगी बहू ने जुल्म ढाने के लिए शर्म की सारी हदें पार कर दी। जुल्म को जबान देने की जरूरत नहीं होती है। जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है, खुद ब खुद तस्वीरें अपने दर्द को बयां करने लगती हैं। कभी सहमे हुए, कभी डरे हुए, कभी बचते हुए और कभी चीखते हुए। यकीनन ये तस्वीरें रिश्तों को शर्मसार करने वाली हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में एक जल्लाद बहू ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस कलयुगी बहू को अपनी बूढ़ी सास की उम्र का भी लिहाज नहीं। सिरोही के माउंट आबू से आई ये तस्वीरें हर किसी को सन्न कर रही हैं। ये पत्थर दिल बहू एक के बाद एक लगातार छड़ी से अपनी सास को पीटे जा रही है। रुकने का नाम ही नहीं ले रही और घर में खड़ा दूसरा शख्स इस बेरहमी को रोकने की बजाय वीडियो बना रहा है। लाचार बुजुर्ग सास अपनी बहू की हर चोट पर बिलख रही है, लेकिन घर में तो सब जैसे बुत बन गए हैं, कानों से बहरे हो गए हैं। आंखों से अंधे हो गए हैं। तभी तो ऐसी बेरहमी न दिखाई पड़ रही है और न सुनाई पड़ रही है। बहू अपनी सास को लकड़ी से लगातार मारे जा रही है और बेचारी बुजुर्ग सास उस दिन को कोस रही है जब ऐसी औरत को बहू बनाकर अपने घर लाई थी। सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, लेकिन सपने से इतर स्याह सच तो किसी को भी सन्न करने वाला है। बहू नॉन स्टॉप सास पर कहर बरपा रही है, कभी लकड़ी से, कभी पैरों से, तो कभी हाथों से। और बेचारी सास हाथ जोड़कर बहू से बख्शने की गुहार लगा रही है। आप यकीनन सोच रहे होंगे आखिर इस बेरहमी की वजह क्या है, तो सुनिए, सारा मसला पेंशन से जुड़ा है। सास ने पैसा देने से मना किया तो बहू का पारा चढ़ गया। बस फिर क्या था, हाथ में लकड़ी उठाई और शुरू हो गई सास पर जुल्म सितम ढाना। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी बहू को हिरासत में लिया। वृद्ध महिला के साथ जो मारपीट हो रही है, उनका नाम लक्ष्मी देवी है, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है। और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके पति नाकेदार थे और पेंशन के रुपए आते हैं। इस पेंशन के रुपयों को लेकर उनकी पुत्र वधू ने उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने उनके पर्चा बयान लिए हैं और विधि सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़ित सास को एक ट्रस्ट की ओर से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन दिलो दिमाग पर मिले उन जख्मों का क्या, जो पूछ रहे हैं कभी बहू भी सास बनेगी, शायद तब अपनी करतूतों की तौबा करेगी। सिरोही से न्यूज़ 18 के लिए शरद टाक की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबर सहरसा से, जहां जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस के सामने ही दो पक्ष भिड़ गए और मामला शांत कराने के दौरान पुलिस से भी हाथापाई होने लगी। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। रण क्षेत्र बना सहरसा का कबीरा बाजार। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जंग। पुलिस के सामने चले लाठी डंडे और तलवार। इन तस्वीरों को देखिए, किसी के हाथ में लाठी तो किसी के हाथ में डंडा और कोई भांज रहा तलवार। क्या पुरुष क्या महिला, जिसको मौका मिला वही चोट मार देता है।
ना तो सिर फूटने की फिक्र थी, ना ही हाथ पैर टूटने की चिंता। क्या बूढ़ा और क्या जवान, किसी को ना तो किसी की उम्र की फिक्र थी और ना ही किसी के जान की चिंता। फिर से देखिए कैसे ये लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। बड़ी बात ये है कि सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है और तो और मारपीट पुलिस वालों से भी हो रही है। देखिए दारोगा जी बीच बचाव में आए तो कैसे उन्मादी भीड़ उन पर ही टूट पड़ी। सिपाही ने दारोगा को बचाने के लिए लाठी उठाई तो कुछ लोग सिपाही पर ही टूट पड़े। कोई पुलिस वाले को मार रहा है तो कोई धक्का दे रहा है। यानी लोगों को सुरक्षा देने वाली पुलिस खुद अपनी सुरक्षा के लिए जद्दोजहद करती दिख रही है। अब इस मारपीट की वजह भी जान लीजिए, जमीन विवाद। जी हाँ, सही सुना आपने, मामूली जमीन विवाद। सहरसा के चिरैया ओपी स्थित कबीरा बाजार में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। पुलिस मामले को सुलझाने पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों के लोग पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते सुलह समझौते की जगह मारपीट शुरू हो गई। और जब पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की तो लोग पुलिस पर ही टूट पड़े। हालांकि बाद में बल प्रयोग कर पुलिस ने लोगों को वहां से हटा दिया। 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। यही नहीं, विवादित जमीन पर सीओ ने धारा 144 भी लगा दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या अब लोगों के अंदर नहीं रहा पुलिस का खौफ? और क्यों छोटी छोटी बातों पर खून के प्यासे हो जा रहे हैं लोग? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का मखौल कोई और नहीं, खुद सीएम नीतीश की पुलिस ही उड़ा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मुंगेर की तस्वीरें हैं। जेल में पदस्थापित पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में धुत होकर सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि शराबी पुलिस जिले के एसपी, डीआईजी और मुख्यमंत्री तक के बारे में भी गलत बात बोलता रहा। पुलिस वाले के इस ड्रामे को देखने के लिए कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि बाद में कोतवाली थाने की पुलिस ने शराबी पुलिसकर्मी को इलाज कराने के बाद कोतवाली थाने ले गई। ये तस्वीरें देखिए, ये बिहार में शराबबंदी और शराबबंदी में खाकीधारी सिपाही शराब के नशे में बीच सड़क पर हंगामा करता हुआ। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शराबी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। तो कभी फोन पर बात करता हुआ, कभी वहां मौजूद लोगों से उलझता हुआ ये पुलिसकर्मी है, और बाद में साथी पुलिसकर्मी आए, फजीहत होता देख उसे उठाकर ले गए। हालांकि वो जाने की मूड में नजर नहीं आ रहा था। जरा सुनिए इस दौरान क्या कह रहा है। मोबाइल चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में जमीन की मांग बढ़ने के साथ साथ हत्या की वारदात में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि इस धंधे में अब अपराधी भी जुड़ गए हैं, जिनको कुछ अधिकारियों का भी साथ मिल रहा है। इसे लेकर डीजीपी ने सख्त कदम उठाते हुए जोनल आईजी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जो इस नेक्सस का भंडाफोड़ करेगी। जमीन माफिया पर नकेल कसने की तैयारी। जोनल आईजी के नेतृत्व में टीम का गठन। धंधे में लिप्त पुलिस वाले भी हैं रडार पर। सूबे के पुलिस कप्तान कमल नयन चौबे ने राजधानी रांची के जमीन कारोबारियों के नेक्सस की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक टीम का गठन किया है, जिसका जिम्मा जोनल आईजी को दिया गया है। ये टीम जमीन कारोबार में शामिल संगठित आपराधिक गिरोह के साथ वैसे लोगों का ब्यौरा भी तैयार करेगी जो इस धंधे से जुड़े हैं। यही नहीं, पुलिस या प्रशासनिक सेवा में कार्यरत वैसे लोगों का नाम भी उजागर किया जाएगा जो जमीन कारोबार से किसी भी रूप में जुड़े हों। ऐसे लोगों की, अपराधियों की, और अगर उनको कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे विभाग के किसी लोगों से जुड़ने की कड़ी नजर आ रही है तो उसकी भी जांच करके वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वही डीजीपी की चिंता यूं ही नहीं है।
जमीन के खूनी खेल से जुड़े जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। 30 दिसंबर 2019 रातू के पिर्रा में कमलेश दुबे की हत्या। 21 दिसंबर 2019 मांडर के मुड़मा में जेएमएम नेता सुबोध नंद तिवारी की हत्या। 9 दिसंबर 2019 कांके के सर्वोदय नगर में जमीन कारोबारी राम प्रवेश सिंह की हत्या। 4 नवंबर 2019 नामकुम के राजा उलातू में जमीन कारोबारी राजेश नायक की हत्या। 3 अक्टूबर 2019 नगड़ी में जमीन कारोबारी मनोज की हत्या। 19 अप्रैल 2019 नगड़ी के नया सराय में पूर्व उप मुखिया प्रकाश टिग्गा की हत्या। 24 अप्रैल 2019 हटिया स्टेशन के पास संतोष कुमार को गोली मारी गई। 27 अप्रैल 2019 अरगोड़ा थाना क्षेत्र में प्रदीप तिर्की को मारी गोली। 8 जनवरी 2019 दोरंडा के घाघरा में शंकर सुरेश और सामू को मारी गोली। सामू की मौत, शंकर हुए थे घायल। ये वो कुछ बड़ी हत्या की घटनाएं हैं जो पिछले साल राजधानी रांची में जमीन विवाद में हुई। जी हां, बीते कुछ सालों में जमीन को लेकर हत्या की वारदातें बढ़ी हैं। कारण है जमीन के गोरख धंधे में अपराधियों का खुलकर सामने आ जाना, जिसमें बिट्टू मिश्रा, गेंदा सिंह, श्रीवास्तव गिरोह जैसे गैंगस्टर शामिल हैं। यही नहीं, हाल ही में सम्राट गिरोह ने तो जमीन कारोबारियों से पोस्टरबाजी कर रंगदारी मांगी है, जिसके बाद बीजेपी ने जिले के आला पुलिस अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की और फिर टीम का गठन किया। टीम को राजधानी के कांके, ओरमांझी, नगड़ी, नामकुम, तुपुदाना, रातू, जगन्नाथपुर, पुंदाग ओपी थाना क्षेत्र को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी की इस पहल को लेकर आम लोगों के साथ साथ जमीन कारोबारियों में भी खुशी है। हम लोग की बिरादरी के भी कुछ लोग जमीन का कारोबार करते हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं करते हैं। और उनके साथ भी वही एक ग्रुप है, वो सिंडिकेट है, काम कर रहा है। अच्छी बात है, डीजीपी साहब ने पहल की है। इस पूरा नेक्सस को तोड़ने के लिए उन्होंने पुलिस विभाग पे जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है और दूरगामी है, लाभ उठाएगा। लेकिन उतना ही जमीन से संबंधित अधिकारियों पर भी नकेल कसने की जरूरत है। आम आदमी को छलने वाले जमीन के धंधेबाज और ऐसे धंधेबाज के साथ मिलकर आम आदमी की परेशानी बढ़ाने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए डीजीपी ने एक पहल की है। इसमें कामयाबी कितनी मिलती है ये समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, बस कुछ ही देर में लौटते हैं, आपको बताएंगे। साथ ही एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर क्या नीतीश सरकार में आर पार छिड़ गई है। मोदी ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर और जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि एनपीआर को लेकर कोई कागजात नहीं देना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में यह काम 15 मई से लेकर 28 मई के बीच संपन्न होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि केरल और पश्चिम बंगाल को भी एनपीआर लागू करना होगा। उन्होंने जातीय जनगणना का भी समर्थन किया। While we advocate a human approach to all sections, we share the opinion you had strongly advocated as a leader of opposition when in 2003 यानी प्रकाश करात लिख रहे हैं मनमोहन सिंह को, और अंत में कह रहे हैं कि 2003 में जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे तो आपने जो भाषण दिया था उसका मैं स्मरण कराना चाहता हूँ। और क्या भाषण दिया उन्होंने, मनमोहन सिंह ने, विद रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैव फेस्ड परसिक्यूशन, उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, एंड इट इज आवर मोरल ऑब्लिगेशन। लेकिन सवाल है कि क्या एनपीआर को लेकर नीतीश सरकार के अंदर कंफ्यूजन है। ये इसलिए क्योंकि सुशील मोदी के मुताबिक बिहार में एनपीआर की शुरुआत 15 मई से हो जाएगी। लेकिन इस पर जेडीयू ने ऐतराज जताया है और जेडीयू नेता और मंत्री नीतीश सरकार में मंत्री श्याम रजक ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि बगैर बिहार सरकार को विश्वास में लिए एनपीआर की शुरुआत नहीं हो सकती है। अब सोचिए, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 15 मई से 28 मई के बीच ये एनपीआर संपन्न भी हो जाएगा, लेकिन श्याम रजक, नीतीश कैबिनेट के एक और मंत्री, कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो नहीं सकती। इस दौरान श्याम रजक ने कई सवाल भी दाग दिए। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में 15 मई से लेकर 28 मई तक एनपीआर का काम शुरू हो जाएगा। श्याम रजक है जेडीयू के वरिष्ठ नेता। सर, सुशील मोदी जी ने तो घोषणा कर दिया है कि बिहार में एनपीआर का काम शुरू हो जाएगा मई में। देखिए, सुशील मोदी जी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कोई निर्णय मुख्यमंत्री और कैबिनेट की ओर से लिए जाते हैं, तो अभी तक कैबिनेट में ये प्रस्ताव नहीं आया है। और मेरा तो ये मांग है कि एनपीआर या अन्य कई चीज़ आने के पहले इस देश में जो लंबित मांग है और इस राज्य में भी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, पहले उस पर अपना मन साफ करें। ये अंदर कुछ बाहर कुछ लोग न रखें। साफ साफ इस देश में जो जातीय जनगणना के बाद जो स्पष्ट जो चित्र आएगा इस देश की गरीबी का, एक पिछड़ापन का, जो लोग आज भी कहर रहे हैं, पहले उस पर क्यों नहीं लोग बोलते? सुशील मोदी ने कहा है कि जातीय जनगणना वो भी चाहते हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार को तय करना। लेकिन एनपीआर को लेकर आपकी क्या नाराजगी है क्या, जो सुशील मोदी ने घोषणा की? मेरी कोई नाराजगी नहीं है किसी चीज़ों से। मैं तो इस देश का वो व्यक्ति हूँ, हमारे पूर्वज तो ईर्ष्या और तृष्णा कभी सीखे ही नहीं, ना हमको ऐसा संस्कार दिया है। ये जिन लोगों को संस्कार होगा ईर्ष्या का, तृष्णा का, ना बराबरी का, एक दूसरे को लड़ाने का, वो जाने। हमारा संस्कार वैसा नहीं। तो जेडीयू को विश्वास में नहीं लिया गया क्या, जो सुशील मोदी घोषणा कर रहे हैं, जिस बात को लेकर आप? सरकार का ही फैसला नहीं है। पहले तो सरकार कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाए, तो कैबिनेट में प्रस्ताव आए, विधायक दल की जो संयुक्त होता है उसमें फैसला आए, तब ना कुछ अपने से घोषणा कर देना इनका व्यक्तिगत हो सकता है सोच। मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वरिष्ठ हमारे नेता है, लेकिन एनपीआर को तो भारत सरकार को ना करना है सर, तो इसमें राज्यों को इसके लिए निर्णय लेना है कि उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो राज्य ने उस पर जब चर्चा ही नहीं किया है, तो कोई व्यक्ति अगर घोषणा करता है, इस देश में, इस राज्य में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन उन्होंने तो बजाबता डेट दे दिया है 15 से 28 मई तक। तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है, मंत्री नहीं होता है। हम लोग मंत्री के बयान को आप तवज्जो नहीं देते हैं? मैं उनका सम्मान करता हूँ। एनपीआर को लेकर आपका विरोध है उनसे? नहीं, मेरा विरोध नहीं है, मेरी